आइसोमेरिज्म दो तरह की होती है, एक होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होती है स्पेस या स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बहुत सारी होती हैं और जो स्पेस होती है वो दो होती हैं, एक आपकी जीआई होती है और एक आपकी ओआई यानी ऑप्टिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है। जय ऐसे नहीं होता ना कि आप अकेले पढ़ रहे हैं बेटा, है ना, ये वो अपने आप सीक्वेंस में आ जाएगा, ठीक है। हम्म। अब सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे हम। स्ट्रक्चरल में जो पहला आता है ए, वो आता है आपका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब देखो किसी भी आइसोमेरिज्म की सिर्फ एक खास बात होती है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। क्या बोला जल्दी बताओ? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है और उसके बाद ये डिफरेंट आयंस दे रहे हैं पानी में, तो ये कौन से आइसोमेरिज्म शो करेंगे? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। जैसे अगर मैं आपके ये कॉम्प्लेक्स दे दूं और यहाँ पर आपका ये बी आर आ जाए और ये आपका सल्फेट है, ठीक है, और इसी को चेंज कर करके अगर मैं यहाँ ये कर दूं कि सल्फेट को अंदर ले आऊँ और बी आर को बाहर ले आऊँ, तो दिमाग की बत्ती जलेगी आपकी। ये सल्फेट देगा और ये बी आर देगा, तो इस हिसाब से क्या होगा, ये अगर पानी में जाएगा तो आयन दूसरा दे रहा है, ये आयन दूसरा दे रहा है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो क्या कहा जाता है, आयनाइजेशन कब होती है बताओ? जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो पर पानी में डिफरेंट आयंस दे रहे हों। दोबारा बोलो। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट पानी में डिफरेंट आयंस दे रहे हों, तो हम क्या कहेंगे कि ये आपका जो है आयनाइजेशन आइसोमर है। इसी तरह से दूसरा होता है हाइड्रेट। हाइड्रेट आइसोमरिज्म तब होती है जब, या इसको एक और नाम देते हैं सोलवेट। इसको कहा जाता है, जो कॉम्प्लेक्स के अंदर है इसे हाइड्रेट वाटर कहा जाता है, हाइड्रेट वाटर मॉलिक्यूल्स। ये कब होती है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म? जब कुछ हाइड्रेट वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं, या कोऑर्डिनेटेड वाटर मॉलिक्यूल, सॉरी, ये अंदर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेटेड वाटर मॉलिक्यूल। फ्यू कोऑर्डिनेटेड वाटर मॉलिक्यूल बिकम्स वाटर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन। लेकिन यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात होती है कि जब भी आइसोमर बनाओगे आप, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बदलना चाहिए, और कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बदलना चाहिए और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं बदलना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि यार आप एक वाटर को बाहर ले जा रहे हैं, तो आपको एक सीएल अंदर लाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप और वाटर ले जा रहे हैं तो फिर दो सीएल लाना पड़ेगा, क्योंकि आप कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बदल सकते। अगर आप एक और ला रहे हैं तो फिर आपको एक और लाना पड़ेगा, क्योंकि आप कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बदल सकते हैं। तो टोटल कितने आ गए? इतने। यहाँ से काउंट करेंगे क्योंकि दोनों तो एक ही हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तो एक दो तीन चार, तो टोटल आपसे पूछेगा कितने हाइड्रेट आइसोमर हैं, तो चार। दोबारा से बताओ इसकी डेफिनेशन क्या हुई? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म तब होगी जब आपके क्या होगा, कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए। फ्यू कोऑर्डिनेटेड वाटर मॉलिक्यूल बिकम्स वाटर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन। वाटर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन। तीसरा आएगा आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होती है कि ये तब होती है जब आपके यहाँ पर देखो, आप ये क्या है, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, यानी कि अगर आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड होगा तो ही वो पॉसिबल होगी, वरना नहीं होगी। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है, इसका आपको सिर्फ क्या चेंज करना है, ऐसे, तो ये आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड हो जाएगा। तो अगर आपके पास किसी भी कॉम्प्लेक्स में एम्बीडेंटेड लिगेंड है तो आप तुरंत बोल दोगे कि ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगी। जैसे अगर हम आपसे यहाँ पे ऐसे पूछ लेता NO2, तो अब आपको एम्बीडेंटेड लिगेंड याद होनी चाहिए, इसीलिए मैंने बोला था लिगेंड याद करके आना। लल्ला मचा दोगे, लल्ला हल्ला बोलो, गली मोहल्ला, ये देखो, तो ये आपकी लिंकेज हो जाएगी। लिंकेज के बाद आती है आपकी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये तब होती है जब कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स हो।
ये कब होगी? जब कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो। तो कैटायन और एनायन कॉम्प्लेक्स हो, जैसे कि मान लीजिए ये दे दिया उसने आपको पीटी NH3 होल 4, ठीक है, और ये आपको दे दिया उसने CuCl4। तो ये आपका कैटायन है, एनायन है। अब इसमें आइसोमर अगर बनाने हैं आपको, तो आप क्या करोगे? इधर से इधर लिगेंड्स को इंटरचेंज करोगे। इधर से इधर क्या करोगे आप? लिगेंड्स को इंटरचेंज कर दोगे। तो लिगेंड्स को अगर इंटरचेंज कर दोगे तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ Cl आ जाएगा, यहाँ पर आपका Cl3 हो जाएगा, यहाँ एक अमोनिया हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ अगर आप आते हैं, तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये CuCl2 आ जाएगा, और ये NH3 होल 2 आ जाएगा। इसी तरह से और चेंज कर सकते हैं, इधर आओ, तो 3 आ जाएगा, Cl आ जाएगा, ये Cl आपका एक रहेगा, और यहाँ अमोनिया 3, सॉरी यहाँ अमोनिया नहीं, यहाँ Cl3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ Cl आपका एक रहेगा और अमोनिया 3 हो जाएगा। यहाँ अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? ये NH3 हो जाएगा, सॉरी Cl4 हो जाएंगे अब टोटल, और यहाँ देखोगे तो आपका अमोनिया 4 हो जाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपके सारे, आपको ऐसा लग रहा है कोऑर्डिनेशन आइसोमर है, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं है। इसमें एक गड़बड़ है। पूछो कि ये वाला कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन ये होती है कि कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको मैंने एक बात बोली थी कि जो भी आपके आइसोमर बनेंगे उनका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होना चाहिए। तो सबको 4 रखा हुआ है मैंने, देखो, और सबका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होना चाहिए प्लेटिनम का। यहाँ प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 4 आता है, सॉरी +2 आता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में प्लेटिनम हमेशा +2 शो करेगा। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसमें +2 शो करेगा। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? ये +2 +2, तो हर जगह +2 ही आएगा तभी बनेगा आइसोमर, वरना नहीं बनेगा। अब ये +2 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये +2 हो जाएगा। यहाँ 4 Cl है तो -2 आएगा। +2 में एक माइनस में Cl आ गया तो एक प्लस आएगा, 2 प्लस है, 3 Cl है तो एक माइनस आ जाएगा। यहाँ +2 है, यहाँ 2 Cl 0, यहाँ 2 प्लस, यहाँ भी 2 Cl, तो ये 0, तो यहाँ 0 0 हो गया। ये न्यूट्रल है, और ये न्यूट्रल है इसलिए ये नहीं बनेगा। क्लियर? इसलिए ये कैंसिल हो गया। तो टोटल कितने बनेंगे इसमें? 4। तो बना सकते हैं। अगला आएगा आपका कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। तो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म तब होती है जब आपके पास कोऑर्डिनेशन पोजीशन जब होती है जब आपके पास, बोलो, जब आपके पास इस तरह से पॉलीन्यूक्लियर ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो और इनमें सिर्फ टर्मिनल लिगेंड्स को इंटरचेंज करना है। इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना, कि तब बनेगा जब आपका लिगेंड्स इंटरचेंज हो जाती है। Cl आ जाएगा, OH आ जाएगा, ये देखो यहाँ 4 थे अमोनिया, अब 3 रह गए, तो चेंज हो गया अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट चेंज हो गया, तो इस वजह से दोनों क्या कहलाएंगे आपस में? कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसके बाद आती है एक लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म तब होती है जब आपके पास लिगेंड के ही आइसोमर हो। लिगेंड के आइसोमर, जैसे ये दिख रहा है TN, और ये PN। अब ये TN ऐसा होता है, ऐसे, और ये PN होता है। ये TN है, ये PN है, ऐसा नहीं रहा, दोनों आपस में एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर है।
ऐसा नहीं लग रहा है दोनों आपस में एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर है? तो ये आइसोमर्स ऑफ लिगेंड अगर है तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएंगे? लिगेंड आइसोमर। क्या कहलाएंगे बताओ? लिगेंड आइसोमर। अगला आता है पॉलीमराइजेशन। इसकी एक खास बात है कि इट इज नॉट अ ट्रू आइसोमेरिज्म। क्यों? क्योंकि यहां पर एक खास बात आता है क्या कि नहीं बेटा नहीं नहीं, आपको लर्न नहीं करने ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स, आपको देखना आना चाहिए कि ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, बस। आपने देख लिया, अगर उसमें ये लिगेंड चेंज हो सकते हैं क्या सिद्धि? ये लिगेंड अगर चेंज हो सकते हैं तो आप बोल सकते हो कि यह शो कर देगा। ठीक है, याद नहीं कर रहे, देखना आना चाहिए किस तरह से होते हैं ब्रिजिंग, जिसमें बीच में आपके लिगेंड्स आ जाते हैं। पॉलीमराइजेशन में क्यों नहीं है ये बताओ? असली आइसोमेरिज्म, क्योंकि इस आइसोमेरिज्म में खास बात ये होती है कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट रखती है, एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम रखती है। क्या रखती है बताओ इसके अंदर? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और एम्पिरिकल फॉर्मूला डिफरेंट। दोबारा बोलो। तो जैसे आपसे पूछेगा कि क्या यह एक दूसरे के पॉलीमराइजेशन आइसोमर हैं क्या? ऐसे अभी तीन कॉम्प्लेक्स आपको दे दिए, अब तीनों कॉम्प्लेक्स को देख करके आपको ये देखना है कि क्या ये हैं क्या। तो अगर ये हैं क्या ये देखना है आपको, तो अब दिमाग की बत्ती जलाओ। ठीक है, दिमाग की बत्ती ऐसे जलेगी कि इसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फार्मूले में ले आओ। ये आपका सिंपलेस्ट फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं इसको, PTNH3Cl2। इसको ऐसे लिख सकते हैं PT2NH3 4Cl4। इसको ऐसे लिख सकते हैं PT3 फिर NH3 होल 6 और यहाँ Cl6। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्मूले में लेकर आओ। तो अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्मूले में लेकर आते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये आपका यही फॉर्मूला बन जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला सबका। देखो, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो यही फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आपस में पॉलीमराइजेशन आइसोमर है। इसके बाद आता है आपका स्पेस आइसोमर। स्पेस में पहला आएगा GI। अब देखो, GI देखने का एक तरीका होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि क्या ये सिस है क्या, तो आप बोलोगे हाँ ये सिस है। और ये मैं बोलूँगा ट्रांस है क्या, तो आप बोलोगे हाँ ट्रांस है। बोलोगे नहीं बोलोगे? तो ये क्योंकि ये पास पास है तो सिस है, ये अपोजिट आ गए तो ट्रांस है। लेकिन मज़ेदार बात ये है कि ये सिस नहीं है और ये भी ट्रांस नहीं है। क्या बोला उसने? नो सिस एंड ट्रांस। अब यही सवाल अगर मैं इसमें पूछता हूँ, ये NH3 है, ये Cl है, ये Cl है, ये PT है, ये Cl है, ये Cl है, ये NH3 है। जब यही सवाल यहाँ पूछा तो ये सिस है और ये ट्रांस है। तो इस हिसाब से देखा तो ये सिस है और ये ट्रांस है। तो यहाँ पर देखो, ये सिस नहीं है पर ये सिस है, ये ट्रांस नहीं है पर ये ट्रांस है। ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? ये समझ में नहीं आ रहा कि जब ये सिस है तो ये क्यों नहीं। उसका एक कंडीशन होता है, कंडीशन आपको नहीं पता इसलिए डाउट आ रहा है। तो कंडीशन ऑफ GI की बात करेंगे हम। कंडीशन ऑफ GI क्या है? देखो, इन ज्योमेट्री, in geometry at least one position has its adjacent and anti position। ठीक है, एक एडजेसेंट होना चाहिए, एक एंटी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ही वो GI शो करेगा, वरना GI शो नहीं करेगा। क्या बोला उसने बताओ? कि एटलीस्ट एक एडजेसेंट
और एक एंटी पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा किसी ज्योमेट्री में है तो ही वो जीआई शो करेगा, वरना नहीं करेगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि पहला कोऑर्डिनेशन नंबर 2 की बात करते हैं। देखो, कोऑर्डिनेशन 2 की जब बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखो इन दोनों के बीच में ये क्या है, इसका एंटी, पर इसका एडजेसेंट कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब ये जीआई शो नहीं कर सकता। अगर मैं इनकी बात करूं तो इनमें अगर हम बात करेंगे तो देख सकते हो आप, ये आपका एंटी नहीं है, इसका इसका भी एंटी पोजीशन नहीं है, इसका भी एंटी पोजीशन नहीं है। तो अपन देख सकते हैं कि एंटी नहीं है तो ये भी जीआई शो नहीं करेगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हैं तो दो पोजीशन होती है, एक होती है ऐसी, इसे कहते हैं हम टेट्राहेड्रल, और ये होती है कि आपकी स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल और दूसरी है स्क्वायर प्लेनर, ये ये आपकी स्क्वायर प्लेनर दिख रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो टेट्राहेड्रल जो दिख रहा है आपको इसमें चारों में आपका कोई एंटी पोजीशन नहीं है, जबकि इसमें आप देखोगे तो इसका ये एडजेसेंट भी है, ये इसका एडजेसेंट हो गया, और ये इसका एंटी भी है। ये देखो आप, तो यहाँ पर ये तो शो नहीं करेगा, ये शो करेगा। अब आप ये बताओ, कार्बन जो था उस कार्बन की फैमिली की अगर मैं बात करता हूँ तो कार्बन फैमिली के अंदर देखो, इधर कार्बन फैमिली के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका यहाँ पर कोई एंटी पोजीशन नहीं हो रही, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। कार्बन 4 बॉन्ड जब बनाता है तो टेट्राहेड्रल बनाता है, टेट्राहेड्रल बनाएगा तो उसकी एंटी पोजीशन नहीं होगी, एंटी पोजीशन नहीं होगी तो अरेंजमेंट चेंज ही नहीं होगा। ये आपका है स्क्वायर प्लेनर। प्लेटिनम प्लस 2 अगर होता है तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रखता है, तो प्लेटिनम प्लस 2 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अगर प्लेटिनम प्लस 2 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो इसका मतलब क्या निकला कि वो आपका प्लेटिनम प्लस 4 कोऑर्डिनेशन 4 में स्क्वायर प्लेनर रखेगा और जीआई शो करेगा। ठीक है, इसी तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की बात करो, 5 में दो ज्योमेट्री होती है, एक आपका ये और एक आपकी जो है स्क्वायर प्लेनर, ये आपके टीबीपी होती है और ये आपकी स्क्वायर पिरामिडल होती है। तो ये भी शो कर देगा क्योंकि इसके पास भी इसका देखो एंटी पोजीशन है, वह एडजेसेंट है, इसका ये आपका एडजेसेंट है और ये इधर एंटी दिख रहा है, तो ये भी शो करेगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। ये है। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 आ गया तो ये जीआई शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो इसका ये एडजेसेंट है और ये इसका एंटी पोजीशन है। तो इस तरह से जीआई देखते हैं। तो अब हमें पता लग गया कि यार कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होगा और उसमें अगर ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगी तो जीआई शो हो सकता है। तो हम ये मान रहे हैं कि ये सारे मॉलिक्यूल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैं। क्या मान रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैं। अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो ये बोल रहा है कि क्या ये शो करेगा तो ये जीआई शो नहीं करेगा। अब देखो, क्या ये शो करेगा, नहीं, क्योंकि ये जो बी है ना इसके साथ एडजेसेंट पर है ए, और इसके साथ एंटी पर भी ए, यहाँ रख रहे हैं तो ठीक है। अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ और मैं इसको ए करके इसको बी कर रहा हूँ, तब भी देखो ध्यान से क्या दिख रहा है, ये अभी भी बी जो है इस ए के साथ एडजेसेंट पर है, ए के साथ एंटी पर है, तो इसका मतलब इसका अरेंजमेंट चेंज नहीं हुआ। अब ए टू बी टू पूछेगा, करेगा नहीं करेगा, ये भी नहीं कर रहा। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये ए है और ये बी बी है, अब देख के बताओ कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये अगर देखें तो इसमें ए को और बी को इधर उठा के डाल सकते हैं हम,
तो इस कंडीशन में ये देखो आप क्या दिख रहा है, ये ए है और ये आपका ए है, इससे सिस और इसे ट्रांस। क्लियर? तो ये शो करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर ये MA2BC, अब देखो ये करेगा क्या, AA, ये BC करेगा, हाँ। कैसे? अगर मैं बी और सी को और ए को एंटी पर ले आऊँ तो चेंज हो गया अरेंजमेंट, ये हो गया सिस ट्रांस। कर रहा है नहीं कर रहा चेंज? देख के बताओ। इधर देखो अगला, अगर मैं सारे ही लिगेंड अलग अलग ले लूँ, MABCD, तो देख के बताओ। यहाँ ए कर दिया, इसके नीचे बी लिया है एक बार, और यहाँ सी और डी कर दिया। यहाँ ए है, इसके पीछे अगर मैं क्या कर दूँ, बी को सी कर दूँ, यहाँ डी कर दूँ और यहाँ बी कर दूँ, तो भी चेंज हो गया। एक पॉसिबिलिटी और है कि ए है, ए के इधर सी करा, सी को डी कर दिया। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ पर आपका डी हो गया तो यहाँ सी कर दो, यहाँ बी कर दो, तो ऐसा लग रहा नहीं लग रहा, 3 GI बन गए। बोलो। तो MABCD भी शो कर सकता है। क्लियर? अब आपके पास पूछ रहा है वो ऐसे वाले लिगेंड जो कैसे हैं बताओ, जो आपके चिलेटिंग लिगेंड्स हैं। चिलेटिंग लिगेंड समझते हो क्या? चिलेटिंग लिगेंड जो रिंग फॉर्म कर सकते हैं। चिलेटिंग लिगेंड किसे कहते हैं बताओ? जो, जल्दी बोलो, रिंग फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि AA, ये इन्हें कहा जाता है सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। तो ये आपसे पूछेगा कि AA होल 2, यहाँ देख के बताओ। ये अब ये शो कर सकता है क्या जी? ये नहीं, क्योंकि यहाँ देखो ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए, सब जगह एक ही है, तो कुछ भी नहीं हो सकता ये तो। फिर ये ए और छोटा B2 है, यहाँ मैंने ए कर दिया, ये और बी कर दिया। अब देख के बताओ, ये ए कर दिया, ये बी और बी कर दिया, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसका एंटी पे ले जाना पड़ेगा बी को, तब जाके हो सकता है ये। यहाँ लाने के लिए मुझे ए को ऐसे लाना पड़ेगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। आपको क्या पता होना चाहिए बताओ नोट में, कि जो चिलेटिंग लिगेंड्स हैं, ये कौन से लिगेंड्स हैं? चिलेटिंग। चिलेटिंग लिगेंड ऑलवेज ऑक्यूपाइड एडजेसेंट पोजीशन ऑफ द ज्योमेट्री। दोबारा बोलो, चिलेटिंग लिगेंड ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन ऑफ द ज्योमेट्री, यानी कभी भी वो एंटी पे नहीं आ सकते, वो इस एंटी पोजीशन पर कभी नहीं आएंगे। दोबारा बोलो। वो कभी भी एडजेसेंट पोजीशन पर ही रहेंगे, एंटी पर नहीं आएंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब देखो अगला, क्या ये पॉसिबल है AABC? देखो, ये A है और ये BC है। अब दिमाग की बत्ती चलो, ये एंटी पर होंगे तभी हम ट्रांस कह सकते हैं, और इसको एंटी पे आने के लिए इसको एंटी पे आना पड़ेगा, और अभी आपको बताया मैंने कि वो एंटी पे नहीं आ सकता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये शो नहीं कर सकते। अब दूसरे टाइप के लिगेंड आएंगे, AB होल 2, और ये जो AB है इन्हें क्या आ जाता है? अनसिमेट्रिकल लिगेंड।
अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। अब यहाँ अगर हम देखें इसको, ये ए बी का होल टू, अब दिमाग की बत्ती जलाना, क्या ये जी आई शो करेगा क्या? यहाँ ये ए बी है और ये आपका ए बी है। यहाँ आपका ए है और ये नीचे ए कर दिया और यहाँ बी कर दिया, तो क्या पॉसिबल है? हाँ। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सिस कहलाएगा, ध्यान से देखो तो ये ट्रांस कहलाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ए और ए क्या है? एडजेसेंट पे, और ये ए और ए क्या है? एंटी पे। तो इस हिसाब से ये क्या है? सिस। ये क्या है? ट्रांस। क्लियर है सबको? बोलो। बना लेंगे। अब अगर इसकी जगह वो दे देता ऐसे, एम ए बी छोटा बी टू, अब देख के बताओ। ये देखो एम ए बी, अब यहाँ क्या आएगा अगर ऐसे करूँगा तो? बी और बी को वापस एंटी पे लाना पड़ेगा तभी ट्रांस बनेगा, ये ए बी को, लेकिन नहीं आएगा अब ये तो इसका लिए शो नहीं कर सकता। क्लियर है सबको? अगर मैं इसकी बात करूं, एम ए बी और बी सी, तो फिर से देखो यही होगा। क्या होगा बताओ? इसको एंटी पे ला नहीं सकते आप, क्योंकि ए बी कभी फिर से नहीं आएगा, तो ये भी नहीं शो करेगा। तो ये आपको क्लियर होगा कि इस तरह से ये शो करेंगे। लेकिन अगर मैं इसकी जगह, है ना, इसको ऐसे लिखूं तो क्या ये शो कर रहा है? क्या ध्यान से देखना, क्या अरेंजमेंट चेंज हुआ क्या? यहाँ ए बी था, यहाँ बी था ना, यहाँ सी कर दिया, यहाँ बी कर दिया। अब देखो, पहले ए के इधर सी था, अब ए के इधर बी आ गया, चेंज हो गया। इसका मतलब जी आई शो करेगा, टू जी आई आएगा यहाँ। तो इस तरह से ध्यान रखना। अब यहाँ नहीं होता पॉसिबल, क्योंकि यहाँ बी और बी थे, लेकिन यहाँ पॉसिबल हो रहा है क्योंकि इनको चेंज करते ही अरेंजमेंट चेंज हो गया। क्लियर है बॉस? आगे देखो। अब अगर मैं इसी तरह से एम ए बी और ये सी डी कर दूं, तो क्या होगा? ये ए बी और ये सी डी, अब इसको चेंज करके बताओ। ये डी सी हो गया। चेंज हो रहा है, हाँ, क्योंकि देखो एक इधर डी आ रहा है, एक इधर सी आ रहा है, तो चेंज हो गया। अब आएगा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल को समझने के लिए ध्यान दीजिए। ये मान लीजिए एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है, और इस ऑक्टाहेड्रल में ये पोजीशंस होती हैं, इनको मैं नंबरिंग दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 और ये 6, है ना। इसमें अगर मैं यहाँ बात करूँ सिस पोजीशन की, तो कौन कौन सी देखो, 1 2 1 3 1 4 1 5, ठीक है, 2 3 3 4 4 5 5 2। और अगर बात करूँ तो 6 2 6 3 6 4 6 5। और अगर बात करूँ तो ट्रांसपोजिशन की बात करें,
ट्रांसपोजिशन की बात करो तो क्या आएगा देखो, 1 3, सॉरी, ट्रांसपोजिशन को देखो ध्यान से, 1 6 2 4 और 3 5। क्लियर? ये आपके सिस पोजिशन है, ये ट्रांसपोजिशन है। आया समझ में भाई? अब यहां पर आपको 3D में भी दिखा सकते हैं अपन, ताकि ये, अगर आप इस ऑक्टाहेड्रल को ध्यान से देखें तो आपको क्या दिखाई देगा? अगर मैं इसको 1 पोजीशन, 2 3 4 5 और ये 6 मान लूं, अब आपको ऐसा नहीं लग रहा ये इसके साथ 90 डिग्री पे है तो इससे पोजीशन होगी, तो 1 2, ये नहीं लग रहा 1 3, ये नहीं लग रहा 1 4, ये नहीं लग रहा 1 5, ये देखो 6 3 6 2 6 4 और ये देखो 6 5। लग रहा है कि नहीं लग रहा? बोलो। तो ये आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये जो बॉन्ड है ना ऊपर वाला, ये बॉन्ड एक्चुअली 90 डिग्री पर इन चारों के है। ये ऊपर वाला, नीचे वाला बॉन्ड देखो, ये भी 90 पे इन चारों के है। नहीं आ रहा समझ में? क्या समझ में आया जल्दी बताओ? ये जो बॉन्ड है ये चारों के साथ 90, नीचे भी चारों के साथ 90, तो 4 90 तो ये हो गए, 4 नीचे वाले 90 हो गए। बोलो। और एंटी पोजीशन पर आपके ट्रांस हो जाएगा। एंटी पे देखो, ये आपको 1 6 दिख रहा है, ये आपको 2 4 दिख रहा है, ये आपको 3 5 एंटी पोजीशन पे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपके जो मैंने लिखा समझ में आ गया। अब यहाँ से आपको चालू होगा MA6। अब आप देखो कि MA6 या JI शो कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि सारे ही एक जैसे हैं। MA5 भी नहीं, क्यों? बी अगर यहाँ रखते हो आप तो भी बी ए के साथ एंटी पे और ए के साथ एडजेसेंट पे है। यहाँ अगर देखो आप तो ये बी और बी हैं। अब दिमाग की बत्ती जली कि ये अगर बी है तो ये एंटी पे तो आ सकते हैं। हाँ देखो, तो अगर ये एंटी पे आ सकते हैं तो ये सिस हो गया और ये ट्रांस हो गया। तो इस हिसाब से अगर अपन चलें तो ये देखोगे कि ये सिस है और ये ट्रांस है, तो ये आपका सिस ट्रांस शो कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं इसकी चेंज कर दूं, MA4BC कर दूं, तो आपका ये आएगा। ये आपके देखोगे तो बी और सी है, ये आपका बी और सी है, एंटी पे आ गया, ये सिस ये ट्रांस, ऐसे कर सकते हैं। हाँ या ना? अब यहीं पर अगर एक और बात बताएं अपन तो वो होगी आपकी ऑप्टिकल। ऑप्टिकल के लिए भी आपको समझना पड़ेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए एक खास बात होती है, इसका नाम है POS। POS मतलब क्या होता है? मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री। POS क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है देखो। प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो किसी भी मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में काट दे। क्या बोला जल्दी बताओ? ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो किसी भी मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में काट दे और दोनों कटे हुए से एक दूसरे का मिरर इमेज हो। ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो मॉलिक्यूल को दो
बराबर हिस्सों में काट दे और दोनों कटे हुए हिस्से एक दूसरे का मिरर इमेज हो। क्या बोला जल्दी बताओ। एनी इमेजिनरी प्लेन, है ना, जो दो हिस्सों में कट जाए और बराबर कटे हुए हिस्से एक दूसरे की मिरर इमेज हो। अब वो कह रहा है कि अगर पी ओ एस हो, दोबारा बोलो, अगर पी ओ एस हो तो उस कंडीशन में क्या होगा वो, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर पीओएस एब्सेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव। अब किसी भी ऑक्टाहेड्रल में पीओएस कहाँ से आएगा ये देखो, है ना, इसके में कुछ पीओएस आपको दिखा देता हूँ 2D में, ताकि आपको 3D में दिक्कत ना आए। एक पीओएस ऐसे आ जाएगा, एक पीओएस ऐसे आ जाएगा, और एक पीओएस ऐसे आ जाएगा। एक पीओएस ऐसे आ जाएगा ये, है ना, दूसरा ऐसे आ जाएगा यहाँ से, और तीसरा यहाँ से ऐसे आ जाएगा। एक ही आएगा। अब यहाँ पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको कहते हैं हम खच खच पीओएस। इसको सैटेलाइट व्यू भी कहा जाता है। ये सारी पीओएस आपको आनी चाहिए। एक बार देखो और समझो आ रही है क्या। अब इसको 3D में समझते हैं। जब मैं ऐसे वाला पीओएस बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये समझना ऐसे, जैसे ये ए है, ये भी ए है, ए है, ए है, ए है, और ये ए है। तो जब मैं ऐसे बोलता हूं तो ये ऐसे है। काट दिया इसने ऐसे, तो ये और ये मिरर इमेज हो जाएंगे। अगर मैं इसको ऐसे काट दूं, अरे, तो मैं ऐसे भी काट सकता हूं इसको। अरे, अरे, कहाँ जा रहा है तू। इसको ऐसे भी काट सकता हूँ। जब मैं इसको ऐसे काट रहा हूँ तो देखो मिरर इमेज क्या क्या बने, ये दोनों मिरर इमेज बन जाएंगे आराम से। जब भी हम किसी भी लिगेंड को काटते हैं तो उसे हम क्या मानते हैं, गोला। कायरल सेंटर नहीं है तब। कायरल सेंटर होगा तो फिर वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। अगर कोई लिगेंड है जिसमें कायरल सेंटर नहीं है तो उसे गोला मानेंगे, और उसको काटेंगे तो आधा इधर माना जाएगा। ठीक है। इसी तरह से इसको ऐसे भी काट सकते हैं। तो वो तीन जो मैंने काट के बताया वो समझ में आया कौन से कटे हुए हैं, ये वाले कटे हुए हैं। जो तीन कटे हुए हैं समझ में आ गए। अब स्लाइस पीओएस की बात करते हैं। स्लाइस पीओएस ऐसी होती है, इसको देखो आप कट रहे हैं कि नहीं कट रहे। ये ऊपर और नीचे कट के देखो। इसी तरह से स्लाइस पीओएस की बात करूं तो मैं इसको भी काट सकता हूं ऐसे। ये भी स्लाइस पीओएस है, देखो। ये भी काट सकता हूँ। तो एक और स्लाइस पीओएस काट सकता हूँ मैं, देखो कैसे। ऐसे। अरे गलत हो गया। ऐसे। ये स्लाइस पीओएस हो गया, देखो। ठीक है। अब जो मैं आपको खचखच पीओएस बोल रहा था वो क्या थी वो देखो। खचखच पीओएस मतलब है सैटेलाइट व्यू। सैटेलाइट व्यू मतलब ऐसे, यानी कि मैं इस 3D में इसको ऊपर से ऐसे काटूं तो ये प्लेन ऐसे कटता हुआ जाएगा, और ये कटते हुए जब जाएगा तो ये और ये मिरर इमेज बनेंगे उस खचखच में। ये और ये मिरर इमेज बनेंगे खचखच में। दिख रहे हैं, ऐसे काटता हुआ जाऊंगा इसको।
देखो, तो ये और ये मिरर इमेज बना इसका, ये और ये मिरर इमेज बना इसका। समझ में आया आपको? अब आपसे पूछेगा कि पीओएस बताओ, तो चलो बताओ फटाफट से अब। अरे, पहला, अब आपसे बोलेगा यार M(A3B3) एक मॉलिक्यूल देगा और बोलेगा कि इसमें बताओ जीआई होगा या नहीं होगा। तो ये एक स्पेशल मॉलिक्यूल है, और यहाँ A, यहाँ B और B आएगा। इसे कहते हैं हम फेशियल आइसोमर। ऐसा लग रहा नहीं लग रहा कि एक फेस पे तीन सेम लिगेंड आ गए, तो इसको बोला जाता है फेशियल। और यहाँ अगर हम देखें इसको, तो ए यहाँ बी कर दो, यहाँ ए कर दो, यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ बी कर दो, तो इसे कहा जाता है मेरिडियोनल। ये होगा फेक और ये होगा मर। इसको भी 3D में देखो। इसमें अगर यहाँ ए है, बी बी और ये बी है, तो ये आपका क्या है? फेशियल। ये क्या है? फेशियल है। क्या है? फेशियल। क्लियर? देखो, एक फेस पे तीन दिख रहे नहीं दिख रहे ये। अब यहां पर आपको निकालना है ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल निकालने के लिए बताओ कैसे आएगा ऑप्टिकल? ए, ये बी बी और बी, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव आ रहा है। कैसे आ रहा है देखो, अगर आप इसमें खचखच खचखच लेते हो ऐसे, तो ये देखो आप खचखच खचखच ऊपर से आ रहा है। ब्लैक कर देता हूं मैं इसको। तो ये ऊपर से खचखच 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 खच आ रहा है, नहीं आ रहा? ये खचखच आया, इसका मतलब क्या हुआ? ये और ये मिरर इमेज हुए, तो बी और बी आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज, ए और ए आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज। देखो, बने नहीं बने ये? तो ये ऐसे कटता हुआ जाएगा, मिरर इमेज बन जाएगा। तो इसका मतलब पीओएस आ रहा है, इसमें पीओएस आ रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो, ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये। इसी तरह से मेरिडियनल की बात करो, ये ए यहाँ बी है, यहाँ आपका क्या आएगा फिर? ए, यहाँ बी और यहाँ बी। अब देख के बताओ। इसको काट पीट के देखो, तो एक की पॉइंट आएगा अभी आपको थोड़ी देर बाद। अगर एंटी पोजीशन पर दो सेम लिगेंड हो, तो आपका स्लाइस पीओएस आ जाएगा हमेशा। की पॉइंट एंटी पर, की पॉइंट याद रखना ऑप्टिकल का सबसे आसान की पॉइंट है। एंटी पोजीशन पर अगर दो सेम लिगेंड आ जाएं, तो वो हमेशा क्या होगा आपका? देखो, ये एंटी पोजीशन दिख रही है, इस पर अगर दो सेम लिगेंड आ जाएं, तो उस कंडीशन में ये हमेशा क्या होगा आपका? ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि स्लाइस पीओएस हमेशा आएगी। दोबारा बोलो। क्या बोला मैंने, बताओ? स्लाइस पीओएस हमेशा आएगी। दोबारा बोलो। स्लाइस पीओएस हमेशा आएगी। तो एक की पॉइंट रॉक्स दुनिया शॉक्स हो जाएगा। तो यहाँ अपन क्या बोलेंगे इसको? अगर मैं जीआई की बात करूंगा तो कितने हो गए? दो। ऑप्टिकल की बात करूंगा तो 9। ठीक है। और स्टीरियो की बात करूंगा तो 2। अब इसी बेसिस पर अगर मैं इसी का आगे की सीरीज बनाता हूँ A3B2C, तो अब देखो क्या होगा। यहाँ बनाने का एक रूल होता है, जो भी एक कम दिख रहे हैं ना उनको पहले लिखते हैं। कम मतलब सबसे कम नहीं, जो कम है, बी बी और सी। तो बी बी सी लिखो और फिर ये ए लिख दो। अब इस कंडीशन में अगर अपन जाते हैं, तो दिमाग लगाओ फटाफट। ये आपका ए आ गया, ये बी बी सी आ गया। ठीक है। तो यहाँ अगर अपन बात करें, तो इस कंडीशन को अगर आप ध्यान से देखते हैं, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये आपस में एडजेसेंट होंगे, और जो जो एडजेसेंट होते हैं उन्हें एंटी पे लाना पड़ता है। तो यहाँ बी और बी आ जाएगा,
ये ए आ जाएगा। ठीक है, ये आपका बी और बी आ गया। यहाँ पर आप देखोगे तो ये सी आएगा, ए आ जाएगा। इसी तरह से एक बार और बी और सी को ला सकते हो आप, तो ये ए आ जाएगा। ये बी और सी आ जाएगा, और यहाँ आपका जो है वो ए आ जाएगा। ये आपके दो ट्रांस कहलाएंगे, और ये आपका एक सिस कहलाएगा। दोबारा से समझेंगे, ये क्या है? दो ट्रांस। ये क्या है? एक सिस। क्लियर? कैसे किया मैंने? जो भी कम होते हैं सबसे पहले उनको यहाँ रख दो। यहाँ रखने के बाद एडजेसेंट जो जो है पेयर वो एंटी पर ले आओ। जैसे एक बार बी और बी एडजेसेंट पर है तो बी और बी को ट्रांस कर दिया, एक बार बी और सी एडजेसेंट पर है तो बी और सी को एंटी पे लिया है। क्लियर सबको? हाँ या ना? क्लियर? अब अगला आएगा ऐसे MABCD। ठीक है, सॉरी, A3, अरे चल दोबारा लिखते हैं, A3BCD। तो यहाँ ए आएगा, ए आएगा, ए आएगा, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी। तो बी सी और डी। यहाँ आपका ए है, यहाँ आपका बी है। अब वही वाली बात है, वापस बी सी डी एक साथ रख दिया मैंने। मैंने अभी की पॉइंट दिया था कि जो जो एडजेसेंट पर है उन्हें एंटी पे रखते जाओ। तो यहाँ पर आप देखो बी और सी है, तो यहाँ बी और क्या आएगा? पहले सी, फिर यहाँ आप क्या कर दोगे? ए और डी। फिर यहाँ आप क्या करोगे? बी और सी हो चुका था तो बी और डी लाओगे। अब यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा, और अगली बार आप कौन लाओगे एंटी पे? ये सी और डी, जो सी और डी बचा हुआ था। तो ए सी डी ए बी, ये तीन ट्रांस हो गए। अब आपको ऑप्टिकल निकालना है, तो ऑप्टिकल निकालने के लिए की पॉइंट आपको बताया था, एंटी पोजीशन पे दो सेम लिगेंड है। हाँ, एंटी पे दो सेम लिगेंड है। हाँ, तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ऐसे ही हो गए। क्यों? क्योंकि इनमें स्लाइस पीयूएस आ जाएगी। यहाँ भी एंटी पे दो सेम है, स्लाइस पीयूएस आ जाएगी। क्लियर सबको? यहाँ देखोगे आप, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ कैसे निकालें आप? कैसे करें तो ये खचखच आ जाएगी। कैसे? ये खचखच काटेंगे तो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए। ये आपके देखो वापस, अब यहाँ देखेंगे तो एंटी पे दो सेम है क्या? हाँ, तो ये स्लाइस बन जाएगा। यहाँ देखोगे एंटी पे सेम है क्या? हाँ, तो ये स्लाइस बन जाएगा। यहाँ देखोगे कि एंटी पे सेम है, हाँ, तो ये स्लाइस बन जाएगा। यहाँ आओ, यहाँ ऑप्टिकली आपका क्या आएगा? एक्टिव। ठीक है, अब इस तरह के मॉलिक्यूल में कैसे लिखते हैं टोटल? तो जीआई की बात करेंगे तो कितने आएंगे? चार। चार में से एक आएगा आपका सिस, और तीन आएंगे आपके ट्रांस। ऑप्टिकल की बात करें, अब ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो यहाँ कैसे चेक करते हैं? देखो, इसका अगर एक्टिव है तो वो एक मिरर इमेज भी होगी, तो टोटल कितने होंगे? दो। फिर ये तीन, चार, पाँच, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? पाँच। तो ऑप्टिकल में पाँच आ गए। पाँच आने के बाद अगर अपन बात करें यहाँ पे तो क्या बोलोगे? एक सिस और चार ट्रांस। सॉरी, ऑप्टिकल में एक सिस नहीं, आप बोलोगे दो ऑप्टिकली एक्टिव हैं और तीन ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। ठीक है, और स्टीरियो जो पूछेगा तो वो स्टीरियो में आपको पांच ही बोलना है, क्योंकि स्टीरियो मतलब होता है टोटल जितने भी आइसोमर्स हैं वो सारे। तो एक ये होगा, एक इसका मिरर इमेज होगा, तो दो और तीन, ये पांच। इस तरह से आपको बोलना है। ठीक है,
अगला आएगा आपका चिलेटिंग लिगेंड, जैसे ये आ गया MAA3। अब इनको कैसे करते हैं, इनमें GI कैसे देखेंगे, देखो ए ए ए ए, ये भी ए है, कोई डाउट? अब अगर आप ध्यान से देखो तो AA3 है, ये मैंने लगा दिए। क्या इनमें कोई अरेंजमेंट चेंज हो सकता है? नहीं, क्योंकि सारे लिगेंड सेम हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें ऑप्टिकल आ जाएगी, क्यों आएगी उसका रीज़न देखना यहाँ 3D में। ये ए, ये ए, ये ए, ये ए और ये ए, ये आप देखोगे यहाँ से तो आपको ये दिखेगा। अगर आप जोड़ोगे तो ऐसा दिखेगा। अब इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, ये जो लिंकेज है, क्या ये इसकी मिरर इमेज है? नहीं है, हो सकती है उस प्लेन में है, ये इस प्लेन में। क्या ये लिंकेज इसकी मिरर इमेज है? नहीं, क्योंकि ये अलग प्लेन में है, ये अलग प्लेन में है। ये इसका मिरर इमेज नहीं हो सकता, ये इसका मिरर इमेज नहीं हो सकता, तो की पॉइंट फिक्स हो गया भाई। अगर कभी भी इस स्क्वायर के, देखो ये जो स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर के ऊपर और नीचे कभी भी देखना आप, इस स्क्वायर के ऊपर या नीचे कभी भी अगर कोई आपकी लिंकेज है तो मिरर इमेज नहीं हो सकती वो, इसका मतलब ऑप्टिकल एक्टिव है। ये इसकी मिरर इमेज नहीं है, ये इसकी मिरर इमेज नहीं है, ये इसकी मिरर इमेज है, तो ऑप्टिकल एक्टिव। तो आप इसको क्या बोलोगे? ऑप्टिकल एक्टिव। अब आ गया MAA-B2। देखो ध्यान से, ये ए है, यहाँ पर ऐसे रखा करो ए, और ये बी और बी यहाँ रख दिया। ठीक है, अब ये ए टाइप के लिगेंड कौन से होते हैं ये देखना आप, ऑक्सलेट और EN। तो यहाँ अगर आपने ए रख दिया है, अब आपको छोटा बी और छोटा बी यहाँ लाना है, तो आप देखो क्या हो जाएगा। ये यहाँ बी, यहाँ बी, और यहाँ यहाँ ए। अब दिमाग की बत्ती जलाओ, ये आपका ट्रांस बन गया और ये आपका सिस बन गया। अब दिमाग की बत्ती जलाओ, ये देखोगे अगर आप बी और बी को, तो आपको क्या दिख रहा है? एंटी पर सेम लिगेंड है। एंटी पर सेम लिगेंड है तो ये पीएस आ जाएगा ऐसा, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ जब आप देखोगे तो आपका एक लिंकेज, मैंने कहा था इस स्क्वायर के अगर ऊपर या नीचे कोई लिंकेज आ रही है तो आप तुरंत क्या बोल दोगे? क्या बोल दोगे? ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अब हम जितने भी एनसीईआरटी में मॉलिक्यूल हैं उनको एक बार बना के देख लेते हैं ताकि हमारा सवाल गलत नहीं हो। चलिए, देखो इन्होंने आइसोमेरिज्म दे रखी है, स्टीरियो, ज्योमेट्रिकल है, ऑप्टिकल है, लिंकेज हमने पढ़ ली, कोऑर्डिनेशन पढ़ ली, सॉल्वेट पढ़ ली, आयनेशन। सॉल्वेट मतलब हाइड्रेट। ये आप देखो ज्योमेट्रिकल में, ये सिस हो गया, ट्रांस हो गया, कर सकते हैं। ये वाला बता सकते हैं सिस, और ये ट्रांस। अब ये आपका ए टाइप का हो गया जो भी बताया मैंने, तो ये ए आपका हो गया, बी ए हो गया, ये हो गया, तो ये हो गया ट्रांस, ये सिस। अब इस तरह का मॉलिक्यूल आएगा तो आपको दिख गया, ये ए टाइप होगा और ये छोटा B2 टाइप होगा। क्लियर सबको? तो ये आपका B2 टाइप का हो गया, इसको सिस और ट्रांस कहेंगे। इधर आओ, मैंने अभी बताया था A3B3, ये देखो A3, ये B3। A3B3 में ये देखो, ये एक फेस पर तीनों सेम लिगेंड दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे? ये सेम दिख रहे हैं तो इसे फेशियल यानी फेक, और ये आपका नहीं दिख रहे तो मर। तो दो तरह के होंगे, फेशियल और मेरिडियोनल यानी फेक मर। इसके बाद ऑप्टिकल, अभी मैंने ए टाइप का बताया, ये देखो ये आपका ए टाइप का हो गया। अब ये आपका ऑप्टिकल एक्टिव है, तो ऑप्टिकल एक्टिव जब मिरर इमेज होती है तो एक को डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक लीवो रोटेटरी बोलते हैं, D और L, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा।
तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी दिख रहा है आपको? बोलो। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी दिख रहा है, हाँ। तो ये आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया, लीवो रोटेटरी हो गया। तो किसे कहेंगे डेक्स्ट्रो और लीवो, ये समझ में आ जाएगा। ये आपका ऑप्टिकल आपका समझ में आ गया, की पॉइंट से कर लोगे। ई एन मतलब हो गया ए टाइप का, और ऑक्सलेट भी हो गया ए टाइप का, क्योंकि सेम डोनर एटम है। कोई डाउट? इधर आओ। ऑप्टिकल के बाद डी एल, इसको देखो, ये ऐसा आएगा मॉलिक्यूल लिखा हुआ, सी ओ ई एन होल 3, यानी कि ए होल 3। इधर आओ, ई एन इधर आ गए, 2 सी एल, और आपका ये ऑप्टिकल इसका सिस का, ठीक है। इसको दोबारा समझ लो एक बार, डेक्स्ट्रो रोटेटरी को। ये आपका 2 है, ये आपका सिस है, और इसका एक ट्रांस है। ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, अभी बताया था मैंने। क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर 2 एंटी पोजीशन पे सेम लिगेंड आ जाएंगे। तो जो सिस वाला था वो ऑप्टिकल एक्टिव था, ये देखो। सिस वाला जो था ऑप्टिकली एक्टिव था ये, ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव था। तो इसका एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी और ये हो जाएगा। तो टोटल जीआई इसके 3 आ जाएंगे, 3 ऑप्टिकल आ जाएंगे, ठीक है। अगला देखो। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बना दोगे? अब इनके बताओ फटाफट। ये ऐसे सवाल आएंगे। दिस, ठीक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग टू कोऑर्डिनेट एंटिटी विच इज द कायरल, यानी कि ऑप्टिकल एक्टिव है, बताओ। तो अब देखो, जब मैं इसको देखूंगा सिस वाले को, तो मैं ऐसा बनाऊंगा। सिस वाला ऐसा बनाते ही जब मैं स्क्वायर बनाऊंगा तो ऊपर नीचे लिंकेज आएगी, तो मैं बोलूंगा ऑप्टिकल एक्टिव। ट्रांस वाले में देखो, सी एल यहाँ बनाऊंगा, ये दोनों स्क्वायर करूंगा ऐसे, तो एंटी पोजिशन पे सेम लिगेंड है, ऑप्टिकल इनएक्टिव। खट से बोल दूंगा ये ऑप्टिकल एक्टिव, ये इनएक्टिव। इस तरह के मॉलिक्यूल्स आएंगे। आउट ऑफ टू, दिस इज ऑप्टिकल एक्टिव। क्लियर है बॉस? अब आपकी फील आई कि आपने पूरा का पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आराम से करके आ सकते हो, और यही मॉलिक्यूल्स आएंगे। वापस देख लो, CrCl2 ऑक्सलेट होल 2, ठीक है। इसी तरह से ये आएगा सिस वाला, याद कर लो इसको, देखो कितना सिंपल है। Cr ठीक है। अब एक जेई मेंस में आया था सवाल, पुराना था, PYQs, वो बता देता हूँ, ठीक है। देखो, इसका बताना अब आप, MABCDEF, इस तरह के अगर आ जाएं तो कैसे करेंगे? तो आपको मैथ्स में PNC आना चाहिए। ए यहाँ रखोगे, BCDEF, तो कितने बन गए इसके? 5। इसी तरह से यहाँ बी रख दो, तो बी रख दे, क्या आएंगे? CDEF। यहाँ रख दो C, फिर D, फिर E, फिर F, फिर यहाँ रख देंगे D, यहाँ E, यहाँ F, और फिर यहाँ रख देंगे E और यहाँ F। तो कितने हुए टोटल? देखो, 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, टोटल कितने हुए? 15। GI ऑप्टिकल कितने हुए बताओ? 30 ऑप्टिकल एक्टिव। स्टीरियो बताओ? तो 30 आ जाएंगे। तो इस तरह से आप पूरे निकाल सकते हो GI को और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को, ठीक है।